Hello bachon, welcome to this amazing platform of Physics Wala. This is Nancy Della and today we will discuss the second lecture of strategies for enhancement in food production. तो आज हम इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर करेंगे और आज ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। एक बार आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने समझा था कि एनिमल ब्रीडिंग क्या होती है, लाइव स्टॉक क्या होता है, ब्रीड हम किसको बोलते हैं, इन ब्रीडिंग किसे हम बोलते हैं और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हम किसे बोलते हैं और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को किस तरीके से ओवरकम हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने आउट ब्रीडिंग की टाइप्स पढ़ी थी, आउट क्रॉस क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। और हमने पढ़ा था कंट्रोल ब्रीडिंग टेक्निक्स के बारे में। कंट्रोल ब्रीडिंग टेक्निक्स के अंदर हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाई की थी, जो कि इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन दोनों को हमने कंबाइंड फॉर्म में एक स्लाइड की फॉर्म में देख लिया था। ठीक है, तो चलिए हम आज के लेक्चर शुरू करते हैं। और आज का जो लेक्चर है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होने वाली हैं, इसके अंदर इंक्लूड होंगी पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, डेयरी फार्म मैनेजमेंट, एपीकल्चर एंड एक्वाकल्चर। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। एक्चुअली इस चैप्टर ये जो टॉपिक है ये बहुत जनरल सा टॉपिक है। ठीक है, ये जो टॉपिक होगा ये बहुत जनरल सा टॉपिक होगा और इसके अंदर आपने कुछ याद नहीं करना है, मतलब आप समझ सकते हैं और आप अपनी लैंग्वेज के अंदर एग्जाम में लिख सकते हैं। इस चैप्टर से जो जूलॉजी वाला जो पोर्शन है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, आउट ब्रीडिंग, जहाँ से मैक्सिमम बार क्वेश्चन आते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मतलब ज़्यादा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा और यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम सारी की सारी चीज़ों को करेंगे। ठीक है, हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। और इस लेक्चर के अंदर ना बच्चे मतलब जैसे कि कैटल्स की कुछ हम ब्रीड्स के बारे में देखेंगे, गोट की कुछ ब्रीड के बारे में देखेंगे, हम भेड़ की कुछ ब्रीड के बारे में देखेंगे। तो आप ये मत समझना कि मैम ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। जी बिल्कुल, जितना आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, सीबीएसई बोर्ड वाले सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीबीएसई बोर्ड वाले ही बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ और बोर्ड्स के भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो लेक्चर्स हैं ये तो सभी के लिए हैं। ठीक है, तो आप उन ब्रीड को अवॉइड कर सकते हो जो आपकी मतलब एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है। स्पेशली मैं सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के बारे में यहाँ पे बात कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ जी, मैंने कवर सारी चीज़ें की हुई हैं। ठीक है, कुछ ट्रिक्स भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो ब्रीड्स हैं उन ब्रीड्स को हम याद रख सकते हैं। ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन हाँ जी आपको इतना करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग को हम क्या बोलते हैं, तो पोल्ट्री के अंदर क्या आएगा, मतलब जो डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स आएंगी। ठीक है, डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स आएंगी और इसी के साथ साथ ये डोमेस्टिकेशन ऑफ बर्ड्स किससे रिलेटेड, ऑब्वियसली फूड से रिलेटेड एंड एग से रिलेटेड। ठीक है, एग्जाम्पल ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बर्ड है उसके अंदर हम सिर्फ चिकन और हैन को ही इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर डक्स भी आती हैं, टर्कीज भी आती हैं और गीज भी आती हैं। ठीक है, और जो चिकन का जो साइंटिफिक जो नेम है दैट इज गैलस डोमेस्टिकस है। ऑलराइट, तो इसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, सिर्फ चिकन हैन नहीं आता, इसके अंदर डक्स भी आएंगी, टर्कीज भी आएंगी और गीज भी इसके अंदर आएंगी। तो पोल्ट्री फार्मिंग एक क्लास है ऑफ डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स। और किस लिए हम करते हैं, ऑब्वियसली हम डोमेस्टिकेशन किसका करेंगे, हम डोमेस्टिकेशन उस एनिमल्स का करेंगे। ठीक है, जिनकी मदद से हमें क्या मिलेगा, हमें मतलब क्या तो फूड का हमारा सोर्स रहेगा या फिर हम उनके प्रोडक्ट्स को बेच के हम मार्केट के अंदर अपना फायदा देख सके, यानी कि हम उनसे पैसे कमा सके। ठीक है, और आगे की हम बात करते हैं। आगे के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से पोल्ट्री फार्म को मैनेज किया जाता है। ये सारी की सारी बातें जनरल है, किस तरीके से आप फार्म को मैनेज कर सकते हैं। ऑब्वियसली मतलब अच्छी प्रॉपर हाइजीन कंडीशन हो, ओपन स्पेस हो जहाँ पर मतलब बर्ड्स आराम से जा सके, घूम सके। ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, प्रॉपर फूड की अवेलेबिलिटी हो और जो डॉक्टर है उनकी रेगुलर विजिट हो, मतलब प्रॉपर काउंटिंग हो कि पहले बर्ड्स कितनी थी अब कितनी हो गई हैं। तो ये सब सारा का सारा क्या है, जनरल सा टॉपिक है। ठीक है, तो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के अंदर, और सिर्फ ये पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के बारे में नहीं है, आपसे किसी के फार्म के मैनेजमेंट अगर पूछे तो आप
इन्हीं चीजों को लिखोगे, ठीक है। कैसे? ऑब्वियसली सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है बच्चे, सिलेक्शन ऑफ ब्रीड। मतलब हमारे पास जो ब्रीड है वो बहुत सुपीरियर क्वालिटी की होनी चाहिए, सुपीरियर क्वालिटी की ब्रीड होनी चाहिए फॉर एग एंड मीट, ठीक है। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब एयर का प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, फूड की अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ प्रॉपर हाउसिंग होनी चाहिए, प्रॉपर एडुकेट वाटर की सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। क्लीननेस होने चाहिए, प्रॉपर हाइजीन कंडीशन होनी चाहिए, बिल्कुल गंदगी नहीं होनी चाहिए। मतलब इन्हीं के जैसे जहाँ जैसी कंडीशन में हम लोग रहते हैं, ठीक है, जैसे प्रॉपर हाइजीन कंडीशन है, हमारा घर साफ सुथरा है, सफाई होगी, वहाँ पर प्रॉपर एयर की कंडीशंस होंगी। अगर हम फ्रीक्वेंटली डॉक्टर के पास भी जाते हैं, ठीक है, अगर कोई हमें दिक्कत होती है तो ये सारी की सारी जैसे चीज़, इसमें तो याद तो करने का कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको समझना और अपने पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। पीरियोडिक इंस्पेक्शन होना चाहिए, वैक्सीनेशन होना चाहिए, जो भी वेट डॉक्टर्स है उनके विजिट होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर ओपन हाउस होना चाहिए, किस तरीके से थोड़ा सा ओपन स्पेस होना चाहिए ताकि जो भी बर्ड्स वगैरह हैं वहाँ पे घूम सके, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। इस तरीके से हम पोल्ट्री फार्म को मैनेज कर सकते हैं। बहुत जनरल सा टॉपिक है, ठीक है, बहुत जनरल सा टॉपिक है। यहाँ पर दो टर्म्स आती हैं बच्चे, एक तो होता है ब्रॉयलर्स, दूसरा होता है लेयर्स, ठीक है। अब ब्रॉयलर्स और लेयर्स को किस तरीके से याद रख सकते हैं? देखो, लेयर्स का मतलब एग ले कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि लेयर्स के अंदर वो पोल्ट्री बर्ड्स होती हैं जिनको हम रखते हैं किसके लिए? सिर्फ एग के लिए, ठीक है। जिसको किसके लिए हम रख सकते हैं? सिर्फ एग के लिए रखते हैं, ठीक है। और ब्रॉयलर्स हम किसके लिए रखते हैं? वो पोल्ट्री बर्ड्स कैप्ट ओनली फॉर एग्स। यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर बच्चे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। यहाँ पर आएगा बच्चे मीट, ठीक है, यहाँ पर आएगा बच्चे सिर्फ मीट, और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कट कर देती हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पर आएगा किसके लिए? एग के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा पीपीटी के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सॉरी फॉर दैट। ब्रॉयलर का मतलब है वो पोल्ट्री बर्ड्स दैट केप्ट ओनली फॉर मीट, ठीक है, स्पेशली फॉर मीट के लिए हम रखते हैं ब्रॉयलर्स को। और जो लेयर्स है पोल्ट्री बर्ड्स केप्ट ओनली फॉर एग्स, ठीक है, केप्ट ओनली फॉर एग्स। ये दो टर्म्स हैं, ये आप याद रखना। ब्रॉयलर्स क्या होते हैं, लेयर्स क्या होती है, एक एक नंबर से ये पूछ सकते हैं, एक एक नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कुछ इंडियन पोल्ट्री बर्ड्स की, ठीक है। कुछ इंडियन पोल्ट्री बर्ड्स की, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर नहीं दी गई हैं, ठीक है, लेकिन जो दूसरे बोर्ड्स के बच्चे हैं उनके लिए ये काफ़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या पता वहाँ से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चीज़ ज़्यादा तो रखनी नहीं है याद, मतलब ट्रिक है, और ट्रिक से हम इन बर्ड्स की जो ब्रीड्स है उनको मतलब हम याद रख सकते हैं। कुछ इंडियन पोल्ट्री बर्ड्स कौन कौन से हैं यहाँ पर देखो, ब्रह्मा, कड़कनाथ, असील, विजिट, चित्तौड़गढ़ बाई बस, ये हमारे पास ट्रिक है। ब्रह्मा, कड़कनाथ, असील, विजिट, चित्तौड़गढ़ बाई बस, ठीक है। और यहाँ से हमें कौन कौन सी बर्ड मिल जाएंगी, ठीक है। ब्रह्मा से तो हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगी बच्चे? ब्रह्मा मिल जाएगी, ठीक है, ब्रह्मा। कड़कनाथ से बच्चे हमें कड़कनाथ मिल जाएगी, ठीक है, कड़कनाथ। सिर्फ अगर आप ये दो बार एक ट्रिक को पढ़ोगे तो आराम से यहाँ पर आपको याद हो जाएगी। असील से मतलब ये जो लड़ाकू जो होता है मुर्गा, जो मतलब लड़ाइयों के अंदर आपने देखा होगा, असील बोलते हैं उसको। चित्तौड़गढ़ से आप याद रखना चीतो गैंग, चित्तौड़गढ़ से आप क्या याद रखोगे? चीतो गैंग, ठीक है। और चित्तो से याद रखना चित्तो गैंग, और गढ़ से आ जाएगा, ठीक है, गढ़ से आ जाएगा एक दूसरी बर्ड, और जिसको हम क्या बोलते हैं? घैगस, ठीक है। और बी से आएगा बुसरा। तो सिर्फ आपने 2-3 बार ये ट्रिक पढ़नी है और आपको इजी से याद हो जाएगा। ब्रह्मा, कड़कनाथ, असील, विजिट, चित्तौड़गढ़ बाई बस, ठीक है। ब्रह्मा, कड़कनाथ, असील, 3 तो यहाँ पे इंडियन पोल्ट्री बर्ड एक जैसे ही हो गई आपकी, ऑल राइट। और चित्तो से आएगा आपका चित्तो गैंग, गढ़ से आएगा आपका घैगस, और बी बस से आएगा आपका बुसरा, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है? कुछ इंडियन पोल्ट्री बर्ड्स हैं। एक बार आपको रिवाइज करना है, ठीक है, 1-2 बार आप ट्रिक पढ़ोगे तो चीजें अपने आप आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ इसकी, कुछ एग्जॉटिक फॉरेन ब्रीड्स हैं। एग्जॉटिक का मतलब जो इंडियन नहीं है, जो कि फॉरेन जो ब्रीड है, इसकी भी हमारे पास ट्रिक है। ट्रिक क्या है? व्हाइट लेगॉन प्लेज ऑन न्यू रोड्स इन आइलैंड, ठीक है।
बच्चे यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो मेंशन है दैट इज व्हाइट लेगॉन, ठीक है, ये याद रखना, ये एक फॉरेन ब्रीड है, ये एक एक्सोटिक ब्रीड है, एक इंडियन ब्रीड नहीं है बच्चे, ठीक है। यहाँ पर देखो सम एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड के बारे में हम देख लेते हैं। हमारे पास जो ट्रिक रहेगी वो क्या रहेगी, व्हाइट लेगॉन प्लेज ऑन न्यू रोड्स इन आइलैंड, ठीक है। तो व्हाइट लेगॉन से तो व्हाइट लेगॉन हो ही गया है बच्चे, ठीक है, व्हाइट लेगॉन से तो व्हाइट लेगॉन हो ही गया है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं प्लेस से हम क्या बोलेंगे, प्लेस से बन गया है आपका बच्चे प्लाईमाउथ रॉक, ठीक है। प्लेस से क्या बच्चा है बच्चे, क्या बन गया है, प्लाईमाउथ रॉक बन गया है, ठीक है। और ये किसके लिए हम वो करते हैं बच्चे, मतलब पालते हैं, स्पेशली एक ब्रॉयलर है। अब आप बताओ ब्रॉयलर किसके लिए होता था, ब्रॉयलर मतलब वो स्पेशली वो पोल्ट्री बर्ड जिनको हम किसके लिए पालते हैं बच्चे, मीट के लिए, एग के लिए, मीट के लिए। लेयर्स किसके लिए था बच्चे, जो एग ले करती है, यानी कि लेयर से आप ले एग, आप इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। ऑन न्यू से आप बच्चे क्या याद रखोगे, न्यू से आप याद रखोगे न्यू हैम्पशायर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसकी, रोड से आप क्या याद रखोगे, रोड से आप याद रखोगे रोडे आइलैंड रेड, रोडे आइलैंड रेड। मेरी बात समझ में आई। तो यहाँ पर आप क्या याद रखोगे, ये कुछ हैं एक्सोटिक ब्रीड यानी कि फॉरेन ब्रीड, और वाइट लेगॉन इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से, ये आपको याद रखना क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, ठीक है। व्हाइट लेगॉन प्लेज ऑन न्यू रोड्स इन आइलैंड, व्हाइट लेगॉन प्लाईमाउथ रॉक स्पेशली हम रखते हैं ब्रॉयलर्स के लिए, और ब्रॉयलर्स क्या होते हैं जो हम पालते हैं स्पेशली फॉर मीट, न्यू हैम्पशायर, रोडे आइलैंड रेड, ठीक है। ये कुछ एक्सोटिक या फिर फॉरेन ब्रीड है। देखो यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं बच्चे। पॉइंट क्या है, नॉर्मली जो हैन है बच्चे 4 से 5 मतलब एग ले करती हैं पर मंथ। अगर मैं बात करूं व्हाइट लेगॉन की, व्हाइट लेगॉन क्या है बच्चे, बेस्ट लेयर ब्रीड इन द वर्ल्ड के अंदर जो बेस्ट लेयर ब्रीड है, और ये कितनी करती है बच्चे, 240 एग पर ईयर, ठीक है, 240 एग पर ईयर। तो यहां से मेरी बात ध्यान से सुनना है एक बार, जो व्हाइट लेगॉन है, ठीक है, व्हाइट लेगॉन क्या है बच्चे, व्हाइट लेगॉन है, ये है क्या, मतलब ये है बहुत अच्छी बेस्ट लेयर्स, ठीक है, बेस्ट लेयर्स। और अगर मैं बात करूं प्लाईमाउथ रॉक, और ये क्या है बच्चे, ये है बेस्ट ब्रॉयलर, इसको हम ब्रॉयलर के लिए, ठीक है। लेयर का मतलब एग ले करती है, ठीक है। और नॉर्मली तो नॉर्मली जो हैन है वो 4 से 5 एग ले करती है पर मंथ, लेकिन व्हाइट लेगॉन की बात करूं तो 240 पर ईयर, ठीक है, 240 एग पर ईयर, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से निकालोगे मुझे बता देना, मेरी थोड़ी सी मैथ्स वीक है कि पर मंथ कितने ले करेगी, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। और ये क्या है, ब्रॉयलर किसके लिए बच्चे, मीट के लिए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, आप एक बार या 2 बार आप इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, कवर करना है हमें पता है क्वेश्चन कहाँ से लेना है, लेकिन आना है, लेकिन हम रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे, इसलिए हम सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ डेयरिंग, ठीक है, डेयरिंग के अंदर क्या होता है बच्चे, हम उन एनिमल्स का रख रखाव करते हैं जो हमें मिल्क और मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स देते हैं। डेयरिंग का मतलब क्या है, मतलब उन एनिमल्स, वैसे तो और भी काम है लेकिन मेनली क्या होगा बच्चे, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे देखो इट इज द मैनेजमेंट है, ये किसका मैनेजमेंट है बच्चे, ऑफ एनिमल्स दैट प्रोड्यूस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फॉर द ह्यूमन यूज, ठीक है, फॉर द ह्यूमन यूज। एग्जाम्पल जैसे मिल्क प्रोडक्ट जैसे आप खाते हो, कर्ड हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया एंड चीज, ठीक है, यानी कि ये सारी की सारी चीजें हैं। एम फॉर डेयरिंग मतलब हमें एक तो हाई इल्ड मिले, बेटर क्वालिटी का और क्वांटिटी, मतलब मिल्क की जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए। देखो हमने कल एक डेटा याद किया था कि इंडिया और चाइना दोनों की जो पॉपुलेशन है लाइफ स्टॉक की वो कितनी है, 70% है, लेकिन अगर मैं वर्ल्ड फार्म में इनका कंट्रीब्यूशन देखूं इनके प्रोडक्ट्स का तो कितना होगा, सिर्फ ओनली द 25%। इसका मतलब क्या है, हमारे पास इंप्रूव्ड वेराइटी की ब्रीड नहीं है। बेशक
बेशक से हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन डेयरिंग का मतलब क्या, हम उन एनिमल्स का रख रखाव करते हैं, ठीक है, उन एनिमल्स का रख रखाव करेंगे जो कि हमें मिल्क और जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे दे, ठीक है, और हम बहुत सारी हम इम्प्रूव्ड हमारे पास ब्रीड भी होंगे। एनिमल ब्रीडिंग की डेफिनेशन तो यही थी ना, एनिमल ब्रीडिंग की डेफिनेशन क्या थी, एनिमल ब्रीडिंग की डेफिनेशन थी जिसके अंदर हम उन टेक्निक्स का जिक्र करते हैं। ये थोड़ा सा माइक बहुत ढीला हो गया है बच्चे, ठीक है, तो मेरे थोड़ा सा सर के अंदर फिट सा नहीं आ रहा। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो डेयरी फार्म एनिमल्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, कैटल, शीप, गोट, काउ, बेफेलो एंड कैमल्स, ठीक है। यूजेस क्या क्या होंगे, ऐसा तो मिल्क भी है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चर के अंदर हम बुलॉक्स का यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए काउ डंग हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है, बीफ यानी कि काउ का मीट जो लोग खाते हैं, एंड लेदर के लिए हम ये सारे के सारे एनिमल्स का हम यूज करते हैं। मेरी बात समझ में आएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे डेयरिंग के अंदर, अब यहाँ पे हम देखो कैटल्स की हम कुछ ब्रीड के बारे में पढ़ेंगे, शीप की तो चलो ठीक है आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, ठीक है, गोट की हम कुछ ब्रीड के बारे में पढ़ लेंगे, काऊ की कुछ ब्रीड के बारे में हम पढ़ लेंगे, बेफेलो, कैमल, ठीक है, ये कुछ हम ब्रीड के बारे में यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। और अगेन आई एम रिपीटिंग, बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये मत कहना मैम आप आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा गए टॉपिक को, ये आपने उन्हीं लोगों के लिए है जो कि सीबीएसई बोर्ड से नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। अगेन अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, तो आप ये जो ब्रीड्स हैं आप इनको छोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी एक बार आप नज़र डाल लोगे तो कुछ नहीं चला जाएगा, आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी, और ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा मतलब बेसिक सा चैप्टर है। आगे हम बात करते हैं किसकी, मैनेजमेंट ऑफ डेयरी फार्म। जैसे हमने पोल्ट्री फार्म की मैनेजमेंट देखी थी, इसी तरीके से क्या है डेयरी फार्म की मैनेजमेंट है। किस तरीके से, ऑब्वियसली सबसे पहला पॉइंट है किसी भी फार्म की मैनेजमेंट का, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ ब्रीड। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ ब्रीड, यानी कि हाई यील्ड होना चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंट होना चाहिए, प्रॉपर हाउसिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, ओपन स्पेस होना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन कंडीशन होनी चाहिए, एडुकेट वाटर की सप्लाई होना चाहिए, फूड की अच्छी से सप्लाई होना चाहिए। कोई भी अगर किसी को डिजीज हो गई है किसी भी मतलब एनिमल को, उससे पूरे एनिमल्स के ग्रुप से अलग रखना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर वेटनरी डॉक्टर आए, उनका चेकअप करें, रेगुलर इंस्पेक्शन करें, प्रॉपर काउंटिंग हो। ये सारी की सारी चीजें आप हर एक मैनेजमेंट हर एक फार्म मैनेजमेंट में आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये कॉमन सी बातें हैं जो आप लिख सकते हैं। तो यही सारी बातें हमने पोल्ट्री फार्म के अंदर देखी थी, यही सारी हम किसके अंदर देखेंगे, डेयरी फार्म के अंदर, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं इनके खाने के ऊपर, ठीक है। इनका खाना जो भी एनिमल्स हैं दो टाइप का होगा, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होगा कंटेंट, और दूसरी बात जिसके अंदर मतलब प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होगा, मिनरल्स का कंटेंट ज़्यादा होगा। तो जो फूड प्रोडक्ट्स हैं बच्चे, एक को हम बोलते हैं रफेज, ठीक है। डेयरी फार्म जो मैनेजमेंट है, ठीक है, डेयरी फार्म एनिमल्स का जो फूड है, एक तो फाइबर कंटेंट, ठीक है, यानी कि फाइबर कंटेंट रफेज के अंदर ज़्यादा होगा, ठीक है। रफेज के अंदर क्या होगा बच्चे, फाइबर कंटेंट मोर, फाइबर कंटेंट ज्यादा होगा इसके अंदर, ठीक है, जैसे कि हे, स्ट्रॉ, फोडर। अगर मैं बात करूं दूसरा होगा कंसंट्रेट, कंसंट्रेट के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि ज्यादा प्रोटीन्स होंगे, मिनरल्स होंगे, एग्जांपल जैसे दालें, सीरियल्स, मिलेट्स, ऑयल सीड्स, ठीक है, ये क्या होंगे बच्चे, हाई इन प्रोटीन, ठीक है, ये क्या होंगे बच्चे, हाई इन प्रोटीन एंड मिनरल्स, ठीक है। तो यानी कि डेयरी फार्म एनिमल्स के अगर मैं फूड की बात करूं, ठीक है, डेयरी फार्म एनिमल्स, ठीक है, इनके फूड की बात करूं तो मतलब दो टाइप का होगा बच्चे, एक तो रफेज बोलते हैं हम, दूसरा कंसंट्रेट बोलते हैं। रफेज का मतलब क्या है, जिनके अंदर ज्यादा फाइबर कंटेंट ज्यादा होगा, प्रोटीन का कंटेंट थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, या फिर आप बिल्कुल ही नेग्लेक्ट मान सकते हो। कंसंट्रेट की अगर मैं बात करूं, कंसंट्रेट बिल्कुल भी आप बोल सकते हो कि बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। कंसंट्रेट के अंदर मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होंगे, मतलब ज्यादा न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है। तो ये दो टाइप का खाना होता है। अब मैं बात करती हूँ तीन वैरायटी की कैटल्स, ठीक है। अब कैटल्स के अंदर हम क्या क्या लेंगे, सबसे पहले तो आप ये देखो, ठीक है, कैटल्स, कैटल के अंदर हम क्या क्या लेंगे बच्चे, हम
हम काऊ लेंगे, ठीक है, दूसरा हम लेंगे बुल लेंगे और दूसरा बुलॉक्स लेंगे। अब बुलॉक्स क्या होते हैं बच्चे, ठीक है, जो कि हम एनिमल्स बुलॉक्स को हम ज़्यादा एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली जो बुल है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, क्यों, आपको पता है रिप्रोडक्शन के अंदर आप पढ़ के आए हो कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो जितना ज़्यादा अमाउंट के अंदर ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा एग्रेसिवनेस होती है, ठीक है। तो बुलॉक्स के अंदर क्या करते हैं बच्चे, मतलब वो बुल जिनका जो टेस्टिस है सर्जिकली रिमूव्ड कर दिया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, बुलॉक्स बोलते हैं, और इनको हम एग्रीकल्चर के अंदर यूज करते हैं। अदरवाइज एक बहुत ज्यादा हाई एग्रेसिव बुल को हम एग्रीकल्चर के अंदर यूज नहीं करते। तो सर्जिकली इनका टेस्टिस रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन एकदम क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, एग्रेसिवनेस नहीं होगी, और इनको हम एग्रीकल्चर के अंदर यूज करते हैं। तो बुलॉक्स का मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि वो बुल जिनका टेस्टिस रिमूव्ड सर्जिकली, टेस्टिस जिनका रिमूव्ड सर्जिकली जिनका क्या होगा बच्चे, टेस्टिस रिमूव करते हैं डॉक्टर्स, ठीक है, तो उनको हम बुलॉक्स बोलते हैं। अब देखो कुछ कैटल्स की कुछ हम ब्रीड लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट होगा बच्चा मिल्च कैटल्स, ठीक है। मिल्च कैटल्स क्या होती हैं, मिल्च कैटल मतलब वो कैटल्स होती हैं जिनका मतलब जो काऊ है वो अच्छा मिल्क देती हैं, बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर देती हैं, लेकिन बुल्स का हम इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर के अंदर हम यूज़ नहीं करते, बुल्स इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते। एग्जाम्पल क्या है, पहले ट्रिक याद रखना, ट्रिक क्या है, सिंधु शाही में मिल्क गिरा दियो, ठीक है, सिंधु शाही में मिल्क गिरा दियो। सिंधु का मतलब आ जाएगा बच्चे रेड सिंधी, शाही से आ जाएगा साहीवाल, और यहाँ पर में, ठीक है, में से आ जाएगा बच्चे मिल्च कैटल्स। ये जो एग्जाम्पल हैं बच्चे किसके हैं, मिल्च कैटल्स के हैं, ठीक है। गिरा से गिर और दियो से दियोनी, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी के सारी क्या है, एग्जाम्पल है, रेड सिंधी, साहीवाल, गिर एंड दियोनी, ठीक है। ये क्या है, में से आ गया आपका मिल्च कैटल, में से आ गया आपका ये मिल्च कैटल। मिल्च कैटल मतलब वो ब्रीड है बच्चे काऊ की विच आर गुड इन मिल्क यील्डिंग, बट जो बुलॉक्स हैं वो इफेक्टिव नहीं है, आर नॉट सो इफेक्टिव इन एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर के अंदर इतने ज्यादा ये इफेक्टिव नहीं है, एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब इसका ऑपोजिट है, नेक्स्ट क्या है, इसका ऑपोजिट है, ठीक है। यानी कि काऊ इतना अच्छा दूध नहीं देती, लेकिन हाँ बुलॉक्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव है एग्रीकल्चर के अंदर, और उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉट कैटल, ठीक है। जो सेकेंड जो है वेराइटी बच्चे उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रॉट कैटल। ड्रॉट कैटल का मतलब क्या है, फीमेल्स आर नॉट गुड मिल्क यील्डिंग बट बुलॉक्स आर वेरी यूजफुल इन द फील्ड वर्क, ठीक है। जो बुलॉक्स हैं वो बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर के अंदर उतना ज्यादा इफेक्टिव हैं, लेकिन मिल्च कैटल के अंदर, इस मिल्च कैटल और जो ड्रॉट कैटल है इनका ये दोनों आपस में क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है ना। एग्जाम्पल फिर से वही ट्रिक हम देखेंगे, नागमल जैसे कि कंगना का ड्राइवर है, वो है नागमल कंगना ड्राइवर हल्ला कर रहा है, ठीक है। जो नागमल है कंगना का ड्राइवर है वो हल्ला कर रहा है। अब देखो नागमल से, नाग से क्या आएगा, नागेरी, और मल से आएगा आपका मालवी, ठीक है। नाग से नागेरी, मल से मालवी, कंगना से कंगयाम आएगा, ठीक है। ड्राइवर से हम क्या याद रख सकते बच्चे, ये क्या है, ड्रॉट कैटल्स। ड्राइवर से हम क्या याद रख सकते हैं, ये ड्रॉट कैटल है, ठीक है। हल्लाकर से हेलिकर, ठीक है, हल्लाकर से क्या आएगा, हेलिकर। तो ये कुछ ऐसी मतलब ब्रीड है जो आपको याद रखनी है, नगेरी, मालवी, कंगायाम एंड हलीकर, ये सारे के सारे क्या हैं, ड्रॉट कैटल्स हैं, ठीक है। अब हम बात देखेंगे इन दोनों के बीच की, अब हम क्या बात देखेंगे, इन दोनों के बीच की। इन दोनों के बीच की मतलब जैसे कि मिल्क कैटल के अंदर जो फीमेल्स थी अच्छी सुपीरियर क्वालिटी का मिल्क दे रही थी, लेकिन जो बुलॉक्स से इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे। फिर हमें पड़ा ड्रॉट कैटल्स जिसके अंदर जो फीमेल्स हैं वो इतना अच्छा हम ज़्यादा मिल्क नहीं दे रही, लेकिन हाँ बुलॉक्स हैं उनको हम ज़्यादा एग्रीकल्चर के अंदर अच्छा यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया है। अब ड्यूअल पर्पस यानी कि मिल्क ठीक दे रही है, ठीक है, इन बिटवीन, और दूसरा बुलॉक्स है वो भी इन बिटवीन है, मतलब इन दोनों ब्रीड के बीच की हम बात देखेंगे, और उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, डुअल पर्पस। उसको हम क्या बोलेंगे, डुअल पर्पस। डुअल पर्पस या फिर जनरल यूटिलिटी, काउज आर गुड मिल्क यील्डिंग एंड बुलॉक्स आर गुड इन द फार्म यील्ड, मतलब ठीक मिल्क देती हैं गाय भी, ठीक है, और जो बुलॉक्स है उनका भी मतलब ठीक से
हम एग्रीकल्चर के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी ट्रिक तो है नहीं, चलो ट्रिक हम देख लेते हैं फिर से, ठीक है। ट्रिक होगी बच्चे, कंकरेज एंड हरियाणा में 2 दिन से धर पकड़ इज गोइंग ऑन, धर पकड़ इज ऑन गोइंग, ठीक है। अब यहां से हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंकरेज और हरियाणा में 2 दिन से मतलब धर पकड़ हो रही है, ठीक है। तो पहली जो ब्रीड आ जाएगी बच्चे, दैट इज कंकरेज। पहली क्या आ जाएगी? कंकरेज। सेकंड क्या आ जाएगी? हरियाणा, ठीक है। सेकंड क्या आ जाएगी? हरियाणा, ठीक है। 2 से बच्चे, 2 से आ जाएगा आपका ड्यूअल पर्पस। 2 से क्या आ जाएगा आपका? डुअल पर्पज की बात कर रहे हैं हम, कैटल्स, ठीक है। धर पकड़ से तो धर पकड़ ही है, ठीक है। थर्ड धर पकड़, और जो फोर्थ है बच्चे ओंगोल, जो कि आंध्र प्रदेश की है, ओंगोल, ठीक है। तो ये है आपका कंकरेज, हरियाणा, ड्यूअल पर्पस, धर पकड़ एंड ओंगोल। ये है आपकी बच्चे क्या? ये ड्यूअल पर्पज या फिर आपकी जनरल एबिलिटी। ड्यूअल पर्पज है या फिर आपकी क्या है? जनरल एबिलिटी। कंकरेज, हरियाणा, ओंगोल एंड धड़ पकड़, ये वैरायटी है किसकी? आपकी ड्यूअल पर्पज की, ठीक है। ये क्या है आपकी वैरायटी? ड्यूअल पर्पज की। समझ में आई? चलो, मतलब आपको रीड मारना है, 2-3 बार आप रीड मारोगे ट्रिक्स को तो आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जोटिक ब्रीड की, ठीक है। कुछ एग्जॉटिक ब्रीड की हम बात करेंगे। बेस्ट मिल्च जो ब्रीड है बच्चे, ठीक है, जो बेस्ट जो एग्जॉटिक है, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ एग्जॉटिक। एग्जॉटिक का मतलब क्या है बच्चे? फॉरेन। एग्जॉटिक का मतलब क्या है बच्चे? फॉरेन है, ठीक है। मतलब बेस्ट मिल्च ब्रीड जो कि बहुत अच्छा दूध देती है, दैट इज हॉलिस्टीन फ्राइसीन। ये बच्चे हॉलैंड की है, आपको याद होगा, ठीक है। और ये एग्जॉटिक है और ये कितना दूध देती है? 40 to 50 लीटर पर डे, ठीक है। कितना दूध देती है बच्चे? ये देती है 40 to 50 लीटर पर डे, ठीक है। ये दूध देती है इतना। जो क्रॉस ब्रीड है, मतलब बहुत ज़्यादा जो मतलब वेराइटीज़ हैं। अब देखो, कुछ हमने वेराइटीज़ ली हैं इंडिया की, ठीक है, जो हमने पढ़ी हैं। कुछ वेराइटीज़ हैं बच्चे फॉरेन की। अब इन दोनों को क्रॉस करके हम बहुत सारी जो ब्रीड है हमें वो मिलती हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। जैसे कि रेड स्विस हो गया। आप एग्जाम्पल मुझे बताना कमेंट बॉक्स में सर्च करके कि कौन सी एग्जॉटिक ब्रीड है कैटल की, ठीक है। और एग्जाम्पल देती हूँ मैं, स्विट्जरलैंड की बता देना, ठीक है, ठीक है। जो हम मतलब इंडियन ब्रीड और स्विट्जरलैंड की कोई ब्रीड है, हमने वो क्रॉस कराई है और हमें क्या मिली है, ये आपका एक क्या है? होमवर्क है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो मुझे भी तो पता चले कि आप कुछ काम कर रहे हो या नहीं। ये क्या है बच्चे? आपका होमवर्क है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल याद रखना है कि एग्जॉटिक ब्रीड, मैंने ज़्यादा आपको पढ़ाया भी नहीं है। एग्जॉटिक ब्रीड के अंदर सिर्फ एक ब्रीड है जो कि बहुत अच्छा दूध देती है, ठीक है, जो कि हॉलैंड की है, दैट इज हॉलिस्टीन फ्राइसीन। और जो जो मिल्क देती है उसकी जो अमाउंट है दैट इज 45 to 50 लीटर पर डे, ठीक है। ये है एग्जॉटिक ब्रीड। अब हम बात करते हैं बेफेलो की, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेफेलो की। मतलब जो मैक्सिमम इंडिया के अंदर जो दूध है वो किसका बिकता है? भैंस का बिकता है, ठीक है। अब उसके पीछे का रीजन क्या है? सबसे पहले ये ज्यादा डिजीज रेजिस्टेंट होती है एज कंपेयर टू काउ। इसकी जो लॉन्गेटिविटी है, यानी कि जो लाइफ स्पेन है, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू काउ, ठीक है। जो मतलब जो बेफेलो है 3 टाइम्स ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है एज कंपेयर टू काउ। और जो बेफेलो का जो मिल्क है वो सुपीरियर होता है काउ के टर्म्स के अंदर। क्यों बच्चे? सबसे पहले जो काऊ का जो मिल्क है इसके अंदर मतलब इजी डाइजेस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो लो फैट होता है एंड दूसरा क्या होगा? मिनरल्स कम होते हैं इसके अंदर, ठीक है, जो कि इजी डाइजेस्टेबल है। जैसे कि उन मतलब लोगों को जिनको हार्ट अटैक के मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, या फिर 1 या 2 बार जिनको ऑलरेडी हार्ट अटैक आया हुआ है, तो उसको जो दूध सजेस्ट करते हैं डॉक्टर वो कौन सा किसका दूध सजेस्ट करते हैं? गाय का। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो गाय के दूध के अंदर जो फैट है वो कम होता है एज कंपेयर टू बेफेलो मिल्क, ठीक है। तो इजीली वो डाइजेस्टेबल होता है। बेबीज को भी मतलब सबसे पहले किसका दूध पिलाया जाता है? मतलब डॉक्टर रिकमेंड करता है कि काऊ का दूध पिलाओ, क्योंकि ये ज्यादा डाइजेस्टेबल होता है एज कंपेयर टू द काऊ मिल्क, ठीक है। अब हम कुछ वेराइटी
वैरायटीज देख लेंगे, ठीक है, कुछ वैरायटीज देख लेंगे इंडियन ब्रीड की, बेफेलो की कुछ वैरायटीज हैं, ठीक है। चलो इसको हम ट्रिक पढ़ेंगे। ट्रिक क्या है बच्चे? नील रावी, नील एंड मुन्ना नील एंड मुन्ना सूरत के बाजार में बैठे हैं, ठीक है। ट्रिक क्या है हमारे पास? ट्रिक है हमारे पास कि जो नील और जो मुन्ना है वो सूरत के बाजार में बैठे हैं। अब देखो इसको हम अपने एग्जाम्पल फिट कराते हैं। सबसे पहले बच्चे यहाँ पे नील NIL आएगा, ठीक है। तो नील यहाँ से क्या बन गया? पहली, दैट इज नीली रावी, ठीक है। मुन्ना से क्या बन गया बच्चे? आपने मुर्रा, ये तो आपने सुना होगा, ठीक है। दूसरी बात, और हम बात करी है हमने सूरत के बाजार में बैठे हैं, ठीक है। तो सूरत, सूरत से क्या आएगा बच्चे? आपका सूरती, ठीक है। और बी से आएगा आपका भटवारी, भाडावेरी, BA से, ठीक है। ZA से आएगा, BA से भाडावेरी, ZA से आपका आएगा जफरा बड़ी, ठीक है। में से आएगा आपका महसाना, में से आएगा आपका महसाना, और बी बैठे हैं, इस बी से आएगा आपका कि ये जो ब्रीड है ये किसकी है बच्चे? बेफेलो की, ठीक है। ये किसकी है? और यहां से मुन्ना, मुंह से आ जाएगा आपका मुर्रा, और ना से आ जाएगा आपका नागपुरी। ये क्या आएगा आपका? नागपुरी। हो गया सब। नील रावी एंड मुन्ना सूरत के बाजार में बैठे हैं। 2-3 बार बच्चे आपको इसकी पढ़नी पड़ेगी और आपको याद हो जाएगी। नील से आपका नीली रावी हो गया, मुन्ना से आपका मुर्रा और नागपुरी हो जाएगा, ठीक है। सूरत से आपका सूरती हो जाएगा, बाजार से आपका 2 बनेंगे, भाडावरी एंड जेड, जार से आपका जफराबड़ी, में से आपका महसाना, और बैठे हैं से आपका बेफेलो। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हैं आपकी? 1 2 3, ये इंडियन ब्रीड है बच्चे बेफेलो की, जो आप याद कर सकते हैं। ट्रिक अगर आपने समझ ली, 2-3 बार अगर आपने रिवाइज कर ली तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। ट्रिक फॉर इंडियन ब्रीड, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये ट्रिक इंडिया मतलब वेराइटीज ब्रीड आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये मेंशन नहीं है, ठीक है। ना ही आपके एनसीईआरटी के अंदर गोट है, लेकिन स्टिल मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। जो डोमेस्टिक गोट का जो नाम है बच्चे, ये क्या है? कैप्रा कैप्रा, ठीक है। डोमेस्टिक गोट का नाम है कैप्रा कैप्रा, और जो वाइल्ड गोट का जो नाम है बच्चे दैट इज कैप्रा हिरकस, ठीक है। और गोट को क्यों रेयर किया जाता है? मतलब मिल्क के लिए, और जो मीट है गोट के मीट को हम क्या बोलते हैं? मटन। जैसे पिग के जो मीट को हम क्या बोलते हैं? पोर्क बोलते हैं, ठीक है। वूल के लिए इसको रेयर किया जाता है, ठीक है। जो गोट है, गोट को पुअर मैन्स काउ भी बोला जाता है, ठीक है। गोट को पुअर मैन्स काउ क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट के अंदर मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और आपने और कुछ टाइप के हम वूल देखेंगे, जैसे कि आपने सुना होगा कश्मीरी गोट। कश्मीरी गोट, अगर आप कश्मीर घूमने गए तो आपने देखे होगा, पश्मीना वूल मिलती है, ठीक है। अंगूरा वूल रैबिट से मिलती है। जो शहतूश जो वूल है, ठीक है, जो बहुत फाइनेस्ट जो वूल है वो तिब्बतियन एंटीलोप यानी कि चिरू बोलते हैं, उससे मिलती है। कुछ गोट के जो ब्रीड हैं दैट इज बीटल, गोडी एंड जमनापुरी, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर आपके सिलेबस में है, ठीक है, जो दूसरे बोर्ड्स बिहार, यूपी बोर्ड अगर आपके सिलेबस में है तो ये इनफ रहेगा कि गोट को क्यों रेयर किया जाता है। पश्मीना वूल मिलती है आपकी कश्मीरी गोट से, अंगूरा मिलती है रैबिट से, और शहतूश बहुत फाइनेस्ट जो वूल है, ठीक है, वो तिब्बतियन एंटीलोप यानी कि चिरू से मिलती है। यहाँ पे लिखा भी है फाइनेस्ट वूल। और कुछ ब्रीड है बीटल, गोडी, जमनापुरी, ये गोट की ब्रीड है, ठीक है। अगर मैं शीप की बात करूँ तो शीप के लिए भी हम बात करें, बहुत कम अमाउंट के अंदर मिल्क प्रोड्यूस होता है। स्किन के लिए, वूल के लिए, मीट के लिए हम
रेयर करते हैं, ठीक है। और बीकानेरी, हिसारडेल, लूही, पटनावदी एंड नली, ये कुछ ब्रीड है शीप की। क्या आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको याद है हिसारडेल? बताओ, सबसे पहले बताओ, क्या आपको हिसारडेल याद है? क्या याद है हिसारडेल? एक क्रॉस ब्रीड से बनाया था, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन था। बताओ, हमने दो क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर क्या किया था? हमने क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर हमने मेटिंग कराई थी, मेटिंग ऑफ एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड बट हैविंग द सेम स्पीशीज, ठीक है। स्पीशीज सेम थी लेकिन क्या थी? आपकी ब्रीड अलग थी। और हिसारडेल, आपका कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर आना चाहिए कि जो हिसारडेल है उसकी कौन कौन सी वैरायटी से हमने क्रॉस ब्रीड कराया था और हिसारडेल मिली थी। क्या आपने लास्ट क्लास को देखा है? ठीक है, अगर देखा होगा तो इसका मुझे आंसर आप ज़रूर से ज़रूर देंगे, ठीक है, ज़रूर से ज़रूर देंगे। मैंने एक दो और क्वेश्चन पूछे थे जिनका आंसर मुझे नहीं मिला था, बट अब मैं सोचती हूँ पता नहीं आप पढ़ाई कर भी रहे होगे या फिर नहीं। चलो, कैमल की हम बात करें, शीप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है। 10 दिन तक बिना पानी के रह सकता है। किसके लिए हम रेयर करते हैं? मिल्क ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। एक कूबर्ड होता है अरेबियन कैमल का, ठीक है। जो हम्प है, एक कूबर्ड होता है जो नॉर्मल इंडिया के अंदर देखा जाता है। बैक्ट्रियन कैमल, जिसके क्या होते हैं बच्चे? 2 हम्प होते हैं, ठीक है, जिसके 2 कूबर्ड होते हैं, उसको हम बोलते हैं बैक्ट्रियन कैमल। एक जो हम्प वाला कैमल है उसको हम क्या बोलते हैं? अरेबियन कैमल, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? अरेबियन कैमल। तो ये था सारा का सारा किसके बारे में? डेयरी फार्म मैनेजमेंट के बारे में। ये सारी की सारी क्या थी? आपकी कहानी है। आपको नोट्स मिल जाएंगे और आप उन चीज़ों को बार बार रिवाइज करना। आप बोल रहे थे कि आज ये जो चैप्टर है आपका ख़त्म होने वाला है और हो ही जाएगा थोड़ी देर में। अब हम बात करते हैं किसकी? एपीकल्चर की, ठीक है। एपीकल्चर की हम बात करेंगे। देखो, एपीकल्चर के बारे में हम बात करेंगे। एपीकल्चर का मतलब क्या होता है बच्चे? हम यहाँ पर किसकी रेयरिंग कर रहे हैं? हनी बीज की कर रहे हैं। किसकी रेयरिंग कर रहे हैं? हनी बी की कर रहे हैं, ठीक है। किसके लिए? हनी के लिए, ऑल राइट। और बी वैक्स के लिए, ग्लू के लिए हम रेयरिंग कर रहे हैं। 4 स्पीशीज होती हैं मेनली, और इंडिया के अंदर जो इंडियन बी होती है उसको हम बोलते हैं एपिस इंडिका। और एपिस इंडिका नाम भी आपको बता रहा है, इट्स इंडियन बी, और आपके ये एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। तो एपीकल्चर आपको ध्यान से पढ़ना है। एपिस इंडिका 4 स्पीशीज हैं किसकी? ऑफ हनी बी, ठीक है। हनी बी की 4 स्पीशीज हैं। कौन कौन सी हैं? एपिस इंडिका, एपिस डोरसेटा, एपिस फ्लोरिया एंड एपिस मेलिफेरा। एपिस इंडिका बहुत छोटे साइज की होती है जिसको हम कॉमन इंडियन बी बोलते हैं। एपिस डोरसेटा को रॉक भी बोलते हैं क्योंकि लार्ज साइज की है। एपिस फ्लोरिया को लिटिल या फिर ड्वार्फ भी बोलते हैं। एपिस मेलिफेरा सबसे ज्यादा जो कि कमर्शियल यूज जिसका सबसे ज्यादा होता है वो कौन सी है? एपिस मेलिफेरा। तो यहाँ से 2 पॉइंट आपको याद रखने, एपिस इंडिका, कॉमन इंडियन बी, और एपिस मेलिफेरा। अगर आपके बोर्ड के अंदर एग्जाम में पूछा जाता है, सीबीएसई वालों की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो आपको किसका एग्जाम्पल देना? ऑब्वियसली एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है एपिस इंडिका, ठीक है। चारों के नाम लिख दोगे, टाइम है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये लार्ज अमाउंट का बी प्रोड्यूस करती है, लार्ज अमाउंट का बी नहीं, लार्ज अमाउंट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हनी, ठीक है। लार्ज अमाउंट का हनी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इसका दूसरे नाम है, ठीक है। इसके अदर्स नेम क्या क्या है? ये अदर्स नेम है किसके? अदर्स नेम किस किसके अदर्स नेम है? दिस आर द अदर्स नेम ऑफ एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा के ये अलग से नाम है, ठीक है। एपिस मेलिफेरा का ये अलग से नाम है। यूरोपियन या फिर इटालियन या फिर वेस्टर्न भी बोलते हैं। ये एक एग्जॉटिक ब्रीड है और कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए हम ये यूज करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि लार्ज अमाउंट का हनी हमें यहीं से मिलता है, ठीक है। हमें लार्ज अमाउंट का हनी कहाँ से मिलता है? हनी बी से मिलता है, ठीक है। चलो, लार्ज अमाउंट का हनी हमें यहीं से मिलता है। जो हनी जो कोम्ब है बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं? बीहाइव बोलते हैं, ठीक है। और जो आर्टिफिशियल जो बीहाइव है उसको हम एपायरी बोलते हैं,
ठीक है, इसको हम एपायरी बोलते हैं। ये सोशल इंसेक्ट्स है, मतलब ये ग्रुप के अंदर रहते हैं और एक छत्ते के अंदर आपको ऐसा है कि एक छत्ते के अंदर आपको एक मधुमक्खी मिलेगी, नहीं है ना, एक छत्ते के अंदर बहुत सारी, और इनका नंबर कितना हो सकता है बच्चे, 32,000 से लेके 60,000, 30,000 से लेके 60,000 मधुमक्खियां होती हैं। ठीक है, अब पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या है बच्चे, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक टाइप की हनी वहां, हनी बी वहां, हनी याद आ रहा है, एक टाइप की हनी बी वहां पर मिलेंगी। ठीक है, और एक टाइप की हनी बी, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, थोड़ा सा ये माइक थोड़ा सा ना लूज है, परेशान कर रहा है। ठीक है, जो हनी को जो कॉम्ब है बच्चे उसको हम बिहाइव बोलते हैं। आर्टिफिशियल जो बिहाइव जो ह्यूमन बनाता है बच्चे उसको हम एपायरी बोलते हैं। सोशल इंसेक्ट है, ग्रुप के अंदर रहता है, 32,000 से 60,000 बीज होती हैं। और हनी बीज आर पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक होती है मतलब बहुत सारी इनके अंदर फॉर्म होती हैं। ठीक है, लाइफ फॉर्म होती हैं, जैसे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टाइप की मतलब हनी बी मिलेगी, बहुत टाइप की मतलब मधुमक्खियां मिलेंगी। सबसे पहले क्वीन हनी बी, ठीक है, याद रखना ये है डिप्लॉयड, क्या है बच्चे, डिप्लॉयड है। दूसरी फर्टाइल है हनी बी एंड 1 इन नंबर, फर्टाइल हनी बी है इन 1 इन नंबर। ठीक है, देखो 2 फीमेल होंगी, एक छत्ता है, छत्ते के अंदर 3 टाइप की मधुमक्खियां होंगी। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने का टॉपिक है, एपीकल्चर समझने का टॉपिक है, बाकी तो आप इन जनरल सब पढ़ते आए हो। ब्रीड है, ट्रिक लिखी पेपर के ऊपर, अगर आपके सिलेबस के अंदर है तो बार बार उन चीजों को आप रिवाइज करो, बार बार उन चीजों को आप रिवाइज करो। ठीक है, अब देखो, अब मैं बात करती हूँ किसकी, अब मैं बात करती हूँ, एक छत्ता है, छत्ते के अंदर 3 टाइप की आपकी हनी बीज है। एक तो है रानी यानी कि क्वीन बी, ठीक है, फीमेल। दूसरी आपकी वर्कर, फीमेल। और तीसरा आपका ड्रोन यानी कि मेल, यानी कि 2 फीमेल मिलती हैं और एक क्या मिलता है, वर्कर। फीमेल दोनों ही क्या होंगी, डिप्लॉयड होंगी, एक फर्टाइल होगी, दूसरी स्टराइल होगी। जो ड्रोन है वो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, ड्रोन क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। अब देखो, जितना भी छत्ते को संभालने का काम है, ठीक है, जो कामकाजी जो हनी बी है, जिसको काम करना है, जिसको काम करना आता है, जैसा ऐसा होता है ना, ग्रुप प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, ग्रुप प्रेजेंटेशन होती है, 6-7 जो दोस्त हैं, एक प्रेजेंटेशन को बनाना है, उसमें से काम सिर्फ क्या कौन कर रहा होता है, एक काम कर रहा होता है, बाकी क्या करेंगे, जाके सिर्फ प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, पीपीटी बनाना, कंटेंट को डालना, फोटोज वगैरह लगानी, सारा का सारा जो काम है वो सिर्फ एक जो फ्रेंड है जो कि पढ़ाकू है वही करता है, बाकी सारे के सारे क्या करते हैं, मतलब उसी के ऊपर रिलाई करते हैं। तो यहाँ पर जो सारा का सारा जो काम काजी है, यानी कि छत्ते को संभालना, शहद मतलब दूसरी जगह से फ्लावर से नेक्टर लेके आना, ये सारी की सारी चीजें हैं। कोई भी अगर मतलब रिपेयरिंग का काम सब कौन करेगा, वर्कर भी करेगी। ठीक है, जो कि क्या है, फीमेल है। ठीक है, और 2 फीमेल है, एक मेल है, एक फीमेल फर्टाइल है, दूसरी स्टराइल है। तो यहाँ पर देखो, क्वीन हनी बी का जो मेन काम क्या है, मतलब इसका जो काम है, ये रानी है, रानी है तो ये सिर्फ क्या करेगी, एग ले करेगी। ठीक है, क्या करेगी, एग ले करेगी। और कितने एग ले कर सकती है, 1500 से 2000 एग पर डे। ठीक है, लाइफ टाइम क्या रहेगा, 2 से 3 साल रहेगी, फीमेल होगी और लार्जेस्ट होगी। ड्रोन क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, फर्टाइल होगा, 100 in नंबर होगा, प्रोड्यूस बाय पार्थेनोजेनेसिस। इसको हम डिस्कस करेंगे, इसको हम पूरा का पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ये क्या होगा, मीडियम साइज होगा। अगर मैं वर्कर बी की बात करूं तो वर्कर बी फीमेल होगी, डिप्लॉयड होगी, लेकिन स्टेराइल होगी, स्मॉलेस्ट एंड एक्टिव है, मैक्सिमम इन नंबर। और इसका जो लाइफ स्पेन है वो क्या होगा, 90 डे का, जो लाइफ स्पेन है वो क्या होगा, 90 डे का। ठीक है, अब देखो हम इसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं, जो फर्टिलाइजेशन है वो किस तरीके से होती है। देखो मैंने अभी क्या बताया कि मतलब छत्ते के अंदर एक तो होगी रानी साहिबा, ठीक है, फिर होंगी उसकी जो असिस्टेंट है वर्कर साहिबा, ठीक है, और उसके बाद होंगे जो भी ड्रोन है जो कि राजा है। ठीक है, कहने को राजा है, वैसे राजा को ये कुछ है नहीं। ठीक है, क्वीन क्या होगी बच्चे, डिप्लॉयड होगी, क्वीन क्या होगी, डिप्लॉयड होगी। वर्कर है ये भी क्या होगी, डिप्लॉयड होगी। बेचारा जो ड्रोन है ये क्या होगा, हैप्लॉयड होगा। ठीक है, बेचारा, सो सैड। जो क्वीन है बच्चे ये फर्टाइल होगी,
ठीक है, यहाँ पर बेचारी कौन बन जाती है, वर्कर, ये स्टेराइल होगी। हैप्लोइड जो ड्रोन है ये क्या होगा, फर्टाइल होगा। ठीक है, ये कहानी है। अब इनके अंदर जो डेवलपमेंट होगी वो किस तरीके से होगी ये हम देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक यहाँ पर देखो, जो क्वीन बी है, मतलब जो फर्टिलाइजेशन होती है, मीटिंग होती है ड्रोन के साथ, तो जब ये जो क्वीन बी है जब छत्ते से उड़ती है तो ये एक नप्चियल फ्लाइट लेती है। ठीक है, यानी कि इसके पीछे पीछे सारे के सारे मैक्सिमम नंबर, मतलब जितने भी जो मेल हैं वो उड़ेंगे। ठीक है, सब आपस में कंपटीशन करेंगे कि कौन जाके मेट करेगा क्वीन के साथ। ठीक है, उस रास्ते के दौरान मैक्सिमम जो ड्रोन की वो डेथ हो जाती है। ठीक है, जो पहुंच नहीं पाते मक्खी तक। ठीक है, क्वीन के पीछे पीछे बहुत सारे ड्रोन चलते रहते हैं। ठीक है, कुछ उड़ नहीं पाते इतनी ज़्यादा, उतनी ऊंची उड़ान जितनी क्वीन की है, तो बहुत ज़्यादा मर जाएंगे। कुछ पहुंचे पास में, लेकिन एक ही ऐसा होगा जो मेट करेगा। ठीक है, अब मेट करने के बाद बेचारे वो भी खत्म, मेट करने के बाद वो मेल भी खत्म। ठीक है, अब जिसने इतनी मशक्कत करी मेटिंग करने के लिए, लास्ट में जाके उसकी भी क्या हो गई, डेथ हो गई। अब बेचारे जो बाकी के जो ड्रोन है वो थक हार के छत्ते में आते हैं, अब तो बात बनी नहीं। अब जाके छत्ते के पास आई, अब वर्कर उनको घुसने नहीं देती, इसलिए जो छत्ते के अराउंड आपने बहुत ज्यादा मंडराते हुए मधुमक्खियां देखेंगी, वो सारे के सारे क्या है, ड्रोन है। मतलब वो अपने फायदे के लिए पहले छत्ता छोड़ के भागे, लेकिन वहां से बात नहीं बनी, कुछ मर गए रास्ते में। एक ने मेट करी, जिसने मेट करी वो भी मर गया, बाकी उड़ के वापस अपने घर को लौट आए। घर को लौट आए तो वर्कर ने मारी उनको लात की, अब तुम्हें भी हम घुसने नहीं देंगे। मेरी बात समझ में आई? अब जो फर्टिलाइजेशन होगी, यानी कि वो किसके साथ होगी फर्टिलाइजेशन, तो क्वीन, जो क्वीन है वही फर्टाइल है, यही क्या करेगी, फर्टिलाइजेशन करेगी, यही मेटिंग करेगी किसके साथ, ड्रोन के साथ। ठीक है, तो जस्ट सपोज मैं यहाँ पर एक मधुमक्खी बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, शायद बन गई है, थोड़ी सी आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, ये है हमारी रानी साहिबा, ये है रानी साहिबा एंड शी इज हैप्पी, क्योंकि सारा काम, मतलब जो मेन काम है वो तो यही करेगी। ठीक है, इसके पीछे ये है इसका, मतलब यहाँ पर इसके सारे के सारे एग, मतलब एग होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बना दिया एक येलो कलर का एक मेल। ठीक है, और ये है अभी के लिए तो ये हैप्पी है। ठीक है, क्योंकि ये इसके पास पहुंच गया है, और यहाँ पर मीटिंग हुई और इसने भी अपने क्या किए बच्चे, स्पर्म है यहाँ पर डिपॉजिट कर दिए, स्पर्म क्या कर दिए यहाँ पे, डिपॉजिट कर दिए। ठीक है, अब जो एग और स्पर्म आपस में यहाँ पर फर्टिलाइज्ड हो गए। ठीक है, एग और स्पर्म, आपको पता है एग और स्पर्म जब आपस में फर्टिलाइज्ड होंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, यानी कि डिप्लॉइड बॉडी बनेगी। अब ये जो 2n है, आपको पता है जो 2n है, क्या तो यहां से क्वीन बनेगी। ठीक है, या तो क्वीन बनेगी या फिर वर्कर बनेगी, क्या तो क्वीन बनेगी या फिर वर्कर बनेगी। ठीक है, जनरली तो वर्कर ही बनती है, क्वीन छत्ते के अंदर एक ही होती है बच्चे, और जो क्वीन है ये वर्कर, मतलब दोनों ही डिप्लॉयड है। ठीक है, इसके अंदर भी 32 क्रोमोसोम है, इसके अंदर भी 32 क्रोमोसोम है, लेकिन क्वीन एक एंटी क्वीन ऐसा सब्सटेंस रिलीज करती है जिसकी वजह से वर्कर की ओवरी क्या हो जाएंगी, सप्रेस हो जाएंगी, जिसकी वजह से वर्कर अब फर्टाइल नहीं हो पाएगी, क्या बन गई, स्टेराइल बन गई। मेरी बात समझ में? मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, ये है हमारी क्वीन साहिबा और ये है ड्रोन। ठीक है, इस ड्रोन ने क्या करी, मेटिंग करी, किसके साथ, क्वीन के साथ, जो अपने जो स्पर्म है इसको दे दिए। ठीक है, और फिर ये हो गया सैड, क्योंकि इसकी हो गई है डेथ। अब स्पर्म और एग आपस में फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बनेगा। ठीक है, अब यानी कि डिप्लॉइड बॉडी बनी। अब ये जो डिप्लॉइड है क्या तो क्वीन बनेगी या फिर वर्कर। ठीक है, जनरली क्या बनती है, वर्कर। क्योंकि छत्ते के अंदर जो रानी है वो एक ही रहेगी। ठीक है, रानी क्या रहेगी, एक ही रहेगी। तो क्वीन
एक ऐसा सब्सटेंस रिलीज करती है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एंटीक्विन सब्सटेंस। और ये जो सब्सटेंस है बच्चे वर्कर की ओवरीज को सप्रेस कर देगा, जिसकी वजह से जो वर्कर है बेशक से 2n है, क्वीन भी 2n है, लेकिन अभी फर्टाइल नहीं है, ये क्या है, स्टेराइल है। मेरी बात समझ में आई? चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पर्म तो एक टाइम के बाद क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब बचे क्या, अब बचे सिर्फ एग। अब ये जो एग है, ठीक है, अब ये जो एग है ये किसके अंदर कन्वर्ट होता है बच्चे, ये होता है ड्रोन के अंदर। क्यों? एग क्या रहेगा, हैप्लॉइड, और यहां से भी क्या बनेगा, हैप्लॉइड। यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग, उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। और ये कौन सी टाइप की पार्थिनोजेनेसिस होगी, एरिनोटोकी, जिसके अंदर जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है बच्चे, डेवलप हो रहा है मेल के अंदर। ठीक है, ये हो गई पार्थिनोजेनेसिस। मेरी बात समझे में आई? यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग। तो यहां पर आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं पार्थिनोजेनेसिस की। ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस के मतलब क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि एरिनोटोकी होता तो मैं डायरेक्ट मेल लिखती। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड है, क्योंकि फर्टिलाइज तो हुआ नहीं, स्पर्म अगर फर्टिलाइज हो जाता तो क्या, तो क्वीन बनती या फिर वर्कर बनती। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ एक अनफर्टिलाइज्ड एग बना जो कि हैप्लॉइड होगा। ठीक है, हैप्लॉइड होगा तो ये ड्रोन बनेगा, यानी कि मेल बनेगा। और इस टाइप की पार्थिनोजेनेसिस को जहाँ पर अनफर्टिलाइज्ड एग, एरिनोटोकी, ठीक है, जहां पर अनफर्टिलाइज्ड एग है वो मेल के अंदर कन्वर्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एरिनोटोकी। मेरी बात समझ में आई? तो ये थी पूरी की पूरी कहानी। ठीक है, यहाँ पर और हाँ, याद रखना कि जो ड्रोन है, ड्रोन जो गैमेट बनाएगा, मतलब इसके अंदर 16 क्रोमोसोम होते हैं, जो गैमेट बनाएगा वो माइटोसिस से बनाएगा। मियोसिस कर देगा तो इसके पास 8 बजेंगे, तो बस खत्म है काम। यानी कि ये अपने जो गैमेट्स है वो किससे बनाता है, माइटोसिस से, लेकिन ये जो अपने गैमेट बनाती है वो किससे बनाती है, मियोसिस से। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n कितना होता है यहाँ पर, इस केस के अंदर 2n कितना होता है यहाँ पे, 32। मेरी बात समझ में आई? तो ये थी पूरी की पूरी कहानी कि एक ड्रोन मतलब अपने जो स्पर्म है यहाँ पर रिलीज करता है फीमेल की बॉडी के अंदर, फर्टिलाइजेशन होके डिप्लॉयड बॉडी बनेगी। अब आपको पता है 2n क्या तो क्वीन बनेगी या फिर वर्कर, मैक्सिमम वर्कर ही बनती है, क्वीन एक ही होती है पूरे छत्ते के अंदर, जो अपना एक एंटी क्वीन सब्सटेंस रिलीज करती है, जिसकी वजह से वर्कर की जो ओवरी सप्रेस हो जाती है, इसकी वजह से स्टेराइल होती है। और जो बचे हुए एग हैं, क्योंकि स्पर्म तो खत्म हो गए, स्पर्म होते तो फर्टिलाइज हो जाता, अगर एग है, ये जो एग है बच्चे, ये जो एग है डायरेक्ट किसके अंदर डेवलप हो जाता है, आपका ड्रोन के अंदर। यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल, एंड ये जो हैप्लॉइड मेल है इसको हम ड्रोन बोलेंगे, पार्थिनोजेनेसिस को हम एरिनोटोकी बोलेंगे, और ये जो ड्रोन होगा वो फर्टाइल होगा, जो स्टेराइल होगा वो क्या होगी, मतलब आपकी वर्कर भी होंगी। ठीक है, और ये वर्कर भी क्या रहेगी, स्टेराइल रहेगी। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो ये पूरी की पूरी कहानी थी, आप इसको स्नैप ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड में यहाँ पे हट जाती हूँ। ठीक है, जल्दी से स्नैप लीजिए, इसके बाद हम आगे की कहानी करेंगे, फिर हम इसकी आगे की कहानी करेंगे, आगे क्या होता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं आगे की, और आगे क्या है, ड्रोन एंड वर्जिन क्वीन बी टेक नपचियल या फिर मेटिंग फ्लाइट, क्वीन बी कैरीज फॉर्म इन स्पर्म थीका एंड रिटर्न टू हाइव, और बाकी सारे के सारे क्या होंगे, ड्रोन की डेथ हो जाएगी। वर्कर भी क्या करेगी, ये हाइव को बनाएगी, सारा काम काजी कौन कर रही है, वर्कर भी करेगी, क्लीन करेगी, रिपेयर करेगी, फैनिंग का काम करेगी। ठीक है, माउथ क्या होगा बच्चे, जो इनका माउथ है वो चिविंग एंड सकिंग टाइप होता है। वर्कर भी जो भी डंक मारती है वो वर्कर भी मारती है। ठीक है, और वो उसके बाद मर जाती है, क्यों, उसके साथ साथ डंक के साथ वो कुछ अपना एब्डोमेन का पार्ट भी उसके साथ क्या करती है, रिलीज करती है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी थी। अब हम बात करते हैं जो प्रोडक्ट्स हैं हनी बी के। हनी बी के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं,
देखो रियल प्रोडक्ट क्या है, बी वैक्स जो रियल प्रोडक्ट है, ठीक है। जो हनी है बच्चे वो रियल प्रोडक्ट नहीं होता, हनी रियल प्रोडक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक तो फ्लावर का नेक्टर होता है, प्लस प्लस जब उस नेक्टर को सक करती है वर्कर बी, यानी कि तभी तो उसके जो माउथ है वो सकिंग टाइप का, और अभी मैंने बताया ना आपको जो सकिंग है और चिविंग टाइप का यहाँ पर जो माउथ होता है, तो जब वो अपनी स्लाइवा भी उसके अंदर रिलीज करती है, ठीक है। स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, ठीक है। और आगे हम ये कहानी शुरू करेंगे, पहले आप यहाँ पे देखो जो रियल जो प्रोडक्ट है, मेरी बात यहाँ पे कहने की है, जो रियल जो प्रोडक्ट होता है वो बी वैक्स होता है, जो रियल प्रोडक्ट है वो बी वैक्स होता है, ना कि हनी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रियल प्रोडक्ट होता है हनी बी का वो बी वैक्स होता है या फिर हनी होता है। जो रियल प्रोडक्ट है वो बी वैक्स होता है, जो कि एब्डोमिनल जो वैक्स ग्लैंड होती हैं वर्कर बी की वो रिलीज करती हैं, जो कि नेल पॉलिश के अंदर कॉस्मेटिक्स रिपेयरिंग ऑफ बी हाइव के लिए यूज होता है, ठीक है। फ्लावर नेक्टर है, फ्लावर मतलब जो हनी है फ्लावर नेक्टर होता है, उसके अंदर दूसरा सलाइवा ऑफ बी, और इसके अंदर एक एंजाइम होता है बच्चे, ठीक है, जो कि उस शुगर को ग्लूकोज के अंदर और फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इन्वर्टेज एंजाइम होता है। अगर कंपोजिशन की बात करूं, हनी की कंपोजिशन की, ठीक है, हनी एक कंपोजिशन की बात करूं तो pH 6.5 होगी, 38% फ्रक्टोज रहेगा, 21% डेक्सट्रोज यानी कि ग्लूकोज रहेगा, 1.7% सुक्रोज रहेगा, 17% वाटर रहता है। स्वीटनर, एंटीसेप्टिक और लग्जेटिव की तरह यहाँ पर काम आएगा, ठीक है। जो बीज जो स्टिंग है वो गाउट और अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और जो बी ग्लू और जो प्रोपोलिस है बच्चे, ये क्या करेगा, मतलब ये जो स्मॉल जो गड्ढे होते हैं ना बच्चे, जो छोटे छोटे जो गड्ढे, उनको रिपेयरिंग करने का काम किसका है, बी ग्लू का है, जिसको हम प्रोपोलिस भी बोलते हैं। जो बड़े बड़े जो गड्ढे होते हैं उनको जो रिपेयर करने का काम किसका है, बी वैक्स का है, ठीक है। और स्मॉल प्रिपेयर्ड बाय द बी ग्लू, और जो बड़े बड़े हैं बच्चे वो कौन गड्ढे रिपेयर करेगा, बी वैक्स करेगा। और ये किसके लिए यूज किया जाता है, जो बी ग्लू है ये एक एंटीसेप्टिक भी है, एंटीबायोटिक भी है, और एक रेजिनियस सब्सटेंस है, ठीक है। ये क्या है, प्रोडक्ट है हनी बी का। जल्दी से इसका आप स्नैप लीजिए, उसके बाद हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ मैं, कंटिन्यू हो गया है बोलते बोलते, ठीक है। ठीक है, तो जो हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि जो बी वैक्स क्या है बच्चे, एक रियल प्रोडक्ट है, हनी एक रियल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। हनी इसलिए रियल प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि, क्यों रियल प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि देखो नेक्टर के अंदर सुक्रोज होता है, जब ये अपना माउथ के अंदर सक करती है, ठीक है, तो स्लाइवा के अंदर मतलब जो वर्कर है, वर्कर भी सारा का सारा काम करेगी, उनके पास एक एंजाइम होता है, ठीक है। और ये जो एंजाइम है इन्वर्टेज सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, यानी कि एक रियल प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन रियल प्रोडक्ट क्या है कि बी वैक्स है, जो बड़े बड़े रिपेयरिंग के गड्ढों के लिए, कॉस्मेटिक्स वगैरह के लिए, नेल पॉलिशेस वगैरह के लिए ये यूज आता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें थी। हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। आगे की कहानी, कार्ल वैन फ्रिस्क, ठीक है, ये आपने नाम याद सुना भी होगा, कहीं पे आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी अपनी डिस्कवरी के लिए, कि जो हनी बी का जो डांस है वो किस तरीके का डांस है। वो एक्चुअली आपको पता है हनी बी का डांस है, वो हनी बी का एक्चुअली में जो डांस होता है ना, वो ये बताता है कि जो सोर्स है वो कितनी दूर है, ठीक है। नोबेल प्राइज विनर है ये। राउंड डांस मतलब जो हनी बी जो कि मतलब नेक्टर इकट्ठा करेंगी उनको हम स्काउट बीज बोलते हैं, ठीक है। और अगर जो सोर्स है लेस देन 75 मीटर है तो उसको वो राउंड डांस करेंगी। टेल वैगिंग डांस करेंगी अगर मतलब जो सोर्स है वो क्या है 100 मीटर है। और वो डायरेक्शन भी बता देंगे टेल वैगिंग डांस से कि मतलब जो सन है, सन से किस डायरेक्शन के अंदर सोर्स है, ठीक है, सन से किस डायरेक्शन के अंदर सोर्स है ये भी बता देंगी मतलब हनी बी। तो ये पूरी की पूरी जो कहानी थी
थी, किसकी थी? आपकी कार्ल वैन फ्रिस्ट, जिनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, जो डांस करके बता देंगी कि जो नेक्टर का जो सोर्स है वो कितनी दूर है, ठीक है। राउंड डांस करेंगे, अगर सोर्स लेस देन 75 मीटर है, वो अगर ग्रेटर देन 100 मीटर है तो टेल वैगिंग डांस होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लैक कल्चर के अंदर, ठीक है, जो कॉमन जो लाख की चूड़ियाँ आपने सुना होगा, ठीक है, आपकी मम्मा को तो डेफिनेटली पता होगी। लैक कल्चर कॉमन जो इंडियन लैक इंसेक्ट है, जो आप पढ़ के आए होगे अपने आर्थ्रोपोडा क्लास के अंदर। लेक्सीफेरस लैका, लैक एक आर्सिनियस प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि क्यूटेनियस ग्लैंड रिलीज करती है, ठीक है, लैक इंसेक्ट की। और ये किसके अंदर यूज किया जाता है? ऑर्नामेंट्स एंड पेंट्स के अंदर इसका यूज होता है। जनरली एक नॉर्मल सी चीज है जो आपके उसके अंदर लिखी गई है, सिलेबस के अंदर नहीं है, अलग से मैं बता रही हूँ। सेरीकल्चर, जिसके अंदर मतलब जो भी ऐसे इंसेक्ट्स को जो कि सिल्क देते हैं, जिनसे हमें सिल्क मिलता है, उनको कल्चर किया जाता है। सिल्क प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट को हम बोलते हैं, ठीक है। और डिफरेंट स्पीशीज फीड्स ऑन डिफरेंट ट्रीज, मतलब जो अलग अलग जो स्पीशीज होती हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग पेड़ के ऊपर फीड करती है और हमें अलग अलग टाइप का सिल्क देती हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉम्बिक्स मोराइया, आपने अपने आर्थ्रोपोडा के जब एग्जाम्पल पढ़ रहे होंगे तब आपने पढ़ा होगा, जिसको मलबरी या फिर चाइना सिल्क वॉर्म बोलते हैं, ठीक है, जिससे हमें सिल्क मिलता है। और एक ही एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। और कहाँ पर फीड करता है ये? मलबरी लीव्स पर ये फीड करता है। कहाँ पर ये फीड करता है? मलबरी लीव्स पे। मैं ज्यादा इसलिए नहीं बता रही क्योंकि बच्चे ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? फिशरीज के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, अगर मैं फिशरीज के बारे में बात करूं तो एक तो बताओ मुझे एक्वा कल्चर क्या होता है, ठीक है। एक तो क्या होता है बच्चे? एक्वा कल्चर। और दूसरा मुझे बताओ पिस्सी कल्चर क्या होता है, ठीक है। दूसरा मुझे बताओ पिस्सी कल्चर क्या होता है, जल्दी बताओ। ये आप लाइव तो है नहीं, वरना तो आप बता देते, ठीक है। एक सेकंड बच्चे। ठीक है, एक्वा कल्चर और पिसी कल्चर के बारे में आप बताओ। चलो, एक्वा कल्चर यानी कि आपको पता होगा, नाम आपको पता होगा। पिसी कल्चर, पिंक कलर ही लेना था, पिसी कल्चर, पिसी कल्चर, ठीक है। एक एक्वा कल्चर हो गया, दूसरा पिसी कल्चर। एक्वा कल्चर के अंदर क्या होगा बच्चे? नाम आपको बता रहा होगा, रेयरिंग होगा ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। रेयरिंग ऑफ एक्वेटिक, मतलब यहां पर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स की जो रेयरिंग होती है वो एक्वा कल्चर के अंदर आएंगी, ठीक है। सारे के सारे एक्वेटिक, चाहे आपका क्रैब हो गया, ठीक है, चाहे प्रॉन हो गया, जितने भी जो एक्वेटिक है, चाहे फिशेज ही क्यों ना हो गई, ठीक है, सारे के सारे एक्वेटिक और प्लांट एनिमल, एक्वेटिक प्लांट और एनिमल का जो रेयरिंग है वो आता है आपका एक्वा कल्चर। पिसी कल्चर के अंदर क्या होता है बच्चे? पिसी कल्चर के अंदर सिर्फ आ जाएगा आपका रेयरिंग ऑफ फिशेज। सिर्फ किसके अंदर आएगी बच्चे? रेयरिंग ऑफ फिशेज। और मैं आपसे होमवर्क पूछती हूँ, और मुझे इतना भी याद है कि जब आप पिसी कल्चर पढ़ रहे होंगे तो आपकी जो एनसीईआरटी जहां पर खत्म होती है उससे फिर एक दो लाइन ऊपर आपको दिया, मतलब कुछ फ्रेश वाटर फिशेज दी गई हैं, ठीक है, कुछ फ्रेश वाटर फिशेज दी गई हैं और कुछ मेरीन वाटर फिशेज दी गई हैं, मेरीन एडिबल वाटर फिश दी गई हैं। आप मुझे बताओगे इनके एग्जाम्पल, ठीक है। आप मुझे बताओगे इनके एग्जाम्पल कि कौन कौन से इनके यहाँ पर एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये आपका एक वो होमवर्क है, मुझे बताओगे इसके कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि मैम फ्रेश वाटर फिश और जो एडिबल जो मेरीन वाटर फिश है वो कौन कौन सी है। पॉम्फ्रेट हो गया, ठीक है। ये सारी की सारी एग्जाम्पल मुझे आप बताओगे। क्लैरियस, मैगोरी फ्रेश वाटर है या फिर आपकी मरीन वाटर फिश है, ठीक है। तो एक्वाकल्चर के अंदर सारी की सारी चीजें आती हैं। इसके अंदर एक्वाटिक प्लांट भी आ जाएगा, इसके अंदर एक्वाटिक एनिमल भी आएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं बात करूं फिशेज, क्या फिशेज एक्वाकल्चर का पार्ट नहीं? जी बिल्कुल है, क्योंकि फिशेज भी क्या है, एक एक्वाटिक ही तो है ना। हाँ, लेकिन इसके अलग से हमने एक डिवीजन कर दिया है। पिसी कल्चर का
मतलब क्या है, यहाँ पर रेयरिंग क्या हो जाएगी, किसकी, फिशेज की हो जाएगी। ठीक है, किसकी हो जाएगी, रेयरिंग फिशेज की हो जाएगी। अगर मैं इनलैंड फिशरी की बात करूँ तो ये फ्रेश वाटर फिशेज होगी जो कि हम आर्टिफिशियल पॉन्ड के अंदर कल्चर करते हैं। ठीक है, मतलब रेयर करते हैं। अब अगर मैं इनकी बात करूँ कि इनका यूजेस क्या है, मतलब ऑब्वियसली जो फिश हैं वो एक रिच सोर्स होता है विटामिन ए का, विटामिन डी का। ठीक है, और लीवर ऑयल, जो कॉड लीवर ऑयल है, रिच सोर्स होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीनिशियस का सोर्स है। जो फिश की जो स्किन है वो लेदर के अंदर यूज़ की जाती है, और जो फिश फर्टिलाइजर भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका फिशरीज। ये मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है और आपने मुझे इसका आंसर बताना है। ठीक है, अब आपका यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट होता है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ जुड़ के, मतलब मैंने पूरा सिलेबस आपका जूलॉजी का मैंने कराया है। हमने स्टार्टिंग की थी ह्यूमन रिप्रोडक्शन से और हम यहाँ पर पहुँच गए हैं स्ट्रेटजीज फॉर द एनहांसमेंट इन द फूड प्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने सारे के सारे लेक्चर्स देखे हैं, क्वेश्चंस किए हैं बहुत सारे। ऑलराइट, तो आपका साथ यहाँ तक खत्म होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, कंप्लीटली यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हम लाइव सेशन के अंदर मिलते रहेंगे। ठीक है, शॉर्ट सीरीज जो विजेता की जो सीरीज है, जो यूट्यूब पर चलती है, मैं वहाँ पर आपसे जुड़ी रहूँगी। ठीक है, और यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस खत्म होता है, और मैं आपको ऑल द वेरी बेस्ट बोलूँगी कि आप जिस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। किसी और से आप अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, अपना ख्याल रखिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना ख्याल रखना है ना। मतलब एग्जाम तो ठीक है, एग्जाम आपके भले 90 आ जाएं, किसी के दूसरों के 92 मार्क्स आ जाएंगे, किसी के 95 आ जाएंगे, किसी के 70 आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो 70 ला रहा है वो आप मतलब जो 95 के कंपैरिजन में वो कहीं कम स्टैंड करता है, जी नहीं। मतलब एग्जाम तो है, आप अपना बेस्ट दीजिए, जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। ठीक है, हमेशा अपने आप से और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश कीजिए, और कभी भी बाहर की दुनिया से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। ठीक है, ये मटेरियलिस्टिक मतलब वर्ल्ड है। ऑलराइट, मतलब आप कितना भी कर लीजिए, आप हमेशा आपसे कोई ना कोई हमेशा आगे रहेगा। आप अगर आपके 100 आउट ऑफ 100 भी आ गए बायो के अंदर, जूलॉजी के अंदर, क्या पता ऐसा मतलब स्टूडेंट है जिसके फिजिक्स में आपके 70 आए हैं, उसी के 95 आ जाए। मतलब आप कितना भी कर लीजिए, मतलब हमेशा आपसे आगे लोग रहेंगे। ठीक है, हमेशा आपके पीछे लोग रहेंगे, लेकिन आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है। आप सिर्फ अपने आप से कंपेयर करोगे कि लास्ट मैंने जो किया है, आज जो मैंने किया है, मैं कल इससे और बेहतर करूंगा। ठीक है, मैं किसी से कंपेयर नहीं करूंगा। ऑलराइट, और जो भी आपके जो डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपसे जुड़ती रहूंगी, हम वहाँ पर बात भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपसे फेस टू फेस बात नहीं हो पाती है, लेकिन हाँ, लाइव में आपकी फेस टू फेस मेरे से बातें होंगी। तो मिलते हैं ऑनलाइन सीरीज में, विजेता सीरीज में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, सब अच्छा होगा और टेंशन मत लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।